हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब एग्जाम आपके अच्छे चल रहे होंगे। और अभी ईबीसीएल के हम पार्ट बी और पार्ट सी के जून 23 पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं रेफरेंस आईसीए स्टडी मैट से ही रखूं, जिससे कि आप सब आसानी से इसको देख लें। बाकी अपने मटेरियल वगैरह में पूरा सॉल्यूशन इसका एज इट इज है। बहुत अच्छा पेपर है ये। ऑलवेज स्कोरिंग रहता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। इसमें काफी स्कोरिंग है। पार्ट बी की बात कर लेता हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, कॉम्पिटिशन एक्ट। आ जाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो कमीशन के चेयरमैन को रिमूव कर सकती है। राइट। साफ साफ देखिए, कौन से सर्कमस्टांस सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन ऑफ कमीशन को रिमूव कर सकती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये देखिए, रिमूव कर सकती है। तो आपको याद होगा यहाँ पे मैं अगर याद कर रहा हूँ आप लोग को, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाए चेयरमैन को, वो कोई और जगह जाकर फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाए, इसी तरीके से कन्विक्टेड हो जाए, या याद कीजिएगा कोई ऐसा काम करने लगे वो जो कि प्रेजुडिश हो उसके पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, मोरल टर्पिट्यूड, या मेंटली फिजिकली इनेबल हो जाए काम करने के लिए, या इंसॉल्वेंट हो जाए। बट ऑब्वियसली इसके बाद भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपन यूज करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह देंगे। आप पेज नंबर इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का 394 पेज पे जाके इसके पूरे रीडिंग को ले सकते हो। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्कस द प्रोविजन और ऑर्डर्स दैट कैन बी पास बाय द कमीशन टू रेटिफाई द ऑर्डर। ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है, रेटिफिकेशन वाली बात है। वो कई बार कमीशन को भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास कर दिया जो प्राइमा फेसी गलत है, ऑन द फेस ऑफ इट टर्न आउट राइट। कुछ उसमें क्लरिकल एरर्स हैं या कुछ ओपन एरर्स है, तो उसको सुधार सकता है इंस्टीट्यूट और सॉरी कमीशन, और उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिस दिस कैन इजीली बी यू कैन से ratified by the commission in their orders in multiple times। ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये अपना रेटिफिकेशन वाला पेज नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 305 में आप जाके देख सकते हैं। ये आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में 305 पेज पे मिल जाएगा। साफ साफ लिखा है कि कब कब इसको हम रेटिफिकेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट वगैरह भी आ सकता है उसमें। ठीक है, कोई मिस्टेक एकदम अपरेंट हो रिकॉर्ड पे, फेस पे, जो कि नोटिस किया जाए कमीशन की कोई भी पार्टी के द्वारा, इट कैन बी डन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज, एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओनर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि यूनानिमसली डिसाइड करती है कि रेज कर दे प्राइस को। ये ऐसा ही केस आपको बैंक वाला क्लास में बताया गया था, बैंक का ऑर्गेनाइजेशन बना के साथ में इन देखो यहाँ पे एक अग्रीमेंट लोग एंटर तो कर रहे हैं, बट वो अग्रीमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन बना के राइटिंग में अग्रीमेंट नहीं है, और वो इसमें कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी वाली बात भी नहीं है उनके अग्रीमेंट में। तो क्या ये माना जाए डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन का, इसे अग्रीमेंट माना जाएगा? तो अग्रीमेंट का डेफिनेशन जब आप पढ़ने बैठोगे हमारे कंपटीशन एक्ट के अंदर, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि अग्रीमेंट एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ है। अग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड इन अ ब्रॉड एस्पेक्ट, जहाँ पे फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, राइटिंग, किस तरीके का कोई अग्रीमेंट भी हो, वो सब कुछ कवर किया गया। क्योंकि जो कंपटीशन एक्ट बहुत ब्रॉड सेंस में सब कुछ को देखता है। 281 में आपको इसका आंसर डेफिनेशन साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसे अग्रीमेंट माना जाएगा। यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मेंशन द मोस्ट commonly adopted ways in which collusive bidding and bid rigging, या collusive bidding या bid rigging के तौर तरीके आपसे पूछे गए हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहाँ जिसके थ्रू आप
कॉल्यूसिव बिडिंग, बिड रिगिंग वगैरह कर सकते हो, तो अलग से दिया हुआ है आपके स्टडी मैट में। आप जाओगे तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है अलग से बिड रिगिंग वाली, वहां पे बॉक्स बना हुआ है, यू कैन रेफर दैट। वहां लिखा है कि अग्रीमेंट टू आइडेंटिकल बिड सबमिट करना, या आप ऐसा कहें कि जहाँ पे लोएस्ट बिड जानबूझ के सबमिट किया जा रहा है, सो दैट की सबमिशन ऑफ बिड को कवर किया जा सकता है। वॉलंटरली इन्फ्लेटेड बिड्स दिया जा रहा है, या agreement not to bid for each other, या agreement on common norms for calculate the price, या agreement to squinch out the outside bidders, या agreement for designing the bid winners। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर करने को मिलेगी, अलग से ही दिया हुआ है। आप जब इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में जाते हो तो बिड रेगिंग्स को लेके अलग से ही यहाँ पे ये चीज दी हुई है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देख लीजिए पेज नंबर आपका हो जाएगा 286, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ द कमीशन एटसेट्रा। तो देखो यहाँ भी बहुत सिंपल ही आंसर है। कमीशन मीटिंग वगैरह करती है, जितने बार चाहे वो मीटिंग वगैरह कर सकती है, और उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन हमारे लॉ में दिए हुए हैं। वहां पे बोला गया कमीशन सेक्शन 22 यहाँ मेंशन ही है, उसको कोट करते हुए लिखिए कि मीटिंग कमीशन कर सकती है उस सारे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए जिसके लिए कमीशन को बनाया गया रेगुलेशंस के तहत। चेयरमैन इस मीटिंग को हेड करेंगे। रीजन देके अगर चेयरमैन वगैरह मीटिंग के कमीशन नहीं अटेंड कर पाते तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे कमीशन के, वो चेयरमैन मान लिए जाएंगे उस मीटिंग के लिए। और जितने भी क्वेश्चन है विच केम अप बिफोर द कमीशन फॉर द मीटिंग शैल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी पास करके वोट किया जाता है। और कभी इक्वालिटी होगा तो एक कास्टिंग वोट या जो एक्स्ट्रा वोट जो होता है चेयरमैन पास वो इस्तेमाल करेंगे। और इनका कोरम रहेगा कम से कम आपके 3 मेंबर्स, तो 3 मेंबर्स यहाँ पे कोरम के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। सिंपल है, एक पैराग्राफ का आंसर, आधा तो कंप्लीट वाला पोर्शन यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, एक ही जैसा। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यानी कंपटीशन के सारे क्वेश्चन क्लियर है, सीधा सीधा है, अच्छे से लिखिए इसको, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन है 4 में, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। यस बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन विच being regulated by some commission under this for trying any suit for the provision of commission। अब आपको पता हो बच्चों, कमीशन क्योंकि एक बड़ी अथॉरिटी है, वो सिविल कोड जैसे पावर्स रखती है, तो समन कर सकती है, लोगों को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकती है, बोल सकती है कि एविडेंस वगैरह लेके आओ, किस तरीके के कमीशन ऑर्डर्स इशू कर सकती है, सब्जेक्ट टू एनी लाइक सिविल कोड की पावर ये भी रखती है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये फॉलो करती है। कमीशन जब भी अपनी कार्रवाई वगैरह करे तो वहां पे कमीशन के पास ये सारे अधिकार रहेंगे। इसको आप पेज नंबर रेफर कर सकते हो 304 में, राइट। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं आपको ले जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B, व्हाट आर द ऑर्डर्स may be issued by the commission in order to know that whether an organization enjoying dominant position in the market। तो अगर dominant position related आपको जानना है कि कमीशन कैसे डिटरमाइन करेगी, तो पेज नंबर 300 में ये साफ साफ दिया हुआ है। 300 क्या है तो 299 से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 25 बोल के हेडिंग आएगा, जहाँ पे देखेंगे कि भाई कोई डायरेक्ट अग्रीमेंट है, कमीशन इम्पोज कर सकता, पेनल्टी इंक्वायरी करने के बाद कमीशन डायरेक्ट कर सकता अग्रीमेंट्स को कि भाई वो अग्रीमेंट मॉडिफाइड कर दिया जाए जितने एक्सटेंट तक वो गलत है। कमीशन कर सकता है कि भाई डायरेक्ट करे एंटरप्राइज को कि वो कंप्लाई करे सच ऑर्डर्स, और भी कुछ ऑर्डर लगेगा तो कमीशन इसमें पास कर सकता है। आप पेज नंबर 299 से 300 में साफ साफ देख के कंप्लीट कर सकते हो, राइट एवरीबॉडी। 299 to 300 डन है, सीधा सीधा क्वेश्चन था,
आई होप आप सबने अच्छे से लिखा होगा आंसर। पार्ट सी में आ रहे हैं हम लोग। पार्ट सी में पहला क्वेश्चन है कि भाई ए टेंडर करता है बी को सप्लाई 50,000 फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, बट बी ऑर्डर करता है गुड सिर्फ कितना 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे ए बोलता है कि भाई ये तो तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, एंड क्योंकि तुमने ऑर्डर की क्वांटिटी को मैच नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? तो यस, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो चाहे तो 30,000 के बाद जब वो ब्रीच कर रहा है वो केस कर सकता है और टेकन डैमेजेस एंड रेमेडी फॉर दैट, टर्मिनेट भी कर सकता है वो इमीडिएटली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सी अग्रीज टू बी टू क्लर्क टू सेल द गुड्स ऑन ईयरली बेसिस बिकमिंग द श्योरिटी। यहाँ पे बच्चों फिडिलिटी गारंटी वाली पोर्शन की डिस्कशन की गई है। आपको याद होगा ऐसी गारंटी जहाँ पे एक बंदा दूसरे के जॉब रिलेटेड गारंटी देता है और उसको तब तक वो लागू होता है जब तक वो बंदा किसी तरीके का वायलेशन ना करे। श्योरिटी देखो बच्चों, डिस्चार्ज हो जाता है जब कभी डेटा क्रेडिटर आपस में कुछ जुगाड़ लगा ले। तो देखो यहाँ पे ए को नहीं पता होता है और बी और सी आपस में ही कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, ए की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी विल डिस्चार्ज इन केस अगर डेटा क्रेडिटर आपस में कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिडिलिटी गारंटी और ये डिस्कस करें। नेक्स्ट बच्चों, एक ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये वाला देखोगे ना। मैं आपको बताऊं, जो राम एक कंज्यूमर प्रोडक्ट का केस है। राम अपने टैक्सी हायर करता है, टैक्सी पुअर कंडीशन में होती है, फिर भी हायर करता है। तो पहली बात तो जो टैक्सी हायरर है ऑब्वियसली वो कंज्यूमर, पूछा है कि क्या वो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर होता है जो भी कंसिडरेशन पे देखो पैसे देकर के कोई काम करवाता है ना, तो ऑब्वियसली ही बिकम द कंज्यूमर। अब उसके बाद ड्राइवर रैशली ड्राइव करता है, बाद में गाड़ी बर्स्ट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है और वो काम नहीं कर पाता, इट अमाउंट्स टू डिफिशियंसी। तो दोनों बात लिखना है, एक तो ये कंज्यूमर है और दूसरा इट्स अ केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, राइट। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। यस बच्चों, दोनों केस में आपको इसका आंसर लिखना है। आप रेफरेंस में जून 2017 जून 2017 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। वहां पार्टी का नाम था समीर और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रानू, तो एक ही बात है, बस नाम चेंज है। ये 100% केस कवर होगा कोपरा के अंदर। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कॉन्फिस्केशन। नेक्स्ट बच्चों क्या क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविजन फॉर कॉन्फिस्केशन relating to wasting of Benami property under prohibition of Benami Act। तो 5D है जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है। आप 475 पेज में जाओगे ना, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसे बेनामी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया जाता है, उसमें अपील वगैरह भी फाइल करने की प्रोविजन है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एफएटीएफ का रोल। तो ये भी देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एफएटीएफ का रोल किस तरीके से आप, तो फिर ये बहुत बड़ी एजेंसी है दुनिया भर में, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के यही सबसे ज्यादा काम करती है, रिकमेंडेशन से लेकर के हर तरीके का काम ये एजेंसी करके देती है, राइट। यहाँ पे आप जाके एफएटीएफ के इस रोल को चेक कर सकते हो। मैं आपको रेफरेंस पेज नंबर बता देता हूँ, 484 में आप जाके देख सकते हो इसको, ठीक है। रिकमेंडेशन, रोल, फंक्शंस एटसेट्रा। एक्सप्लेन द नेक्स्ट, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा तो ऑल्टरनेटिव भी कवर होंगे। एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ कन्विक्टेड पर्सन बाय द कोर्ट अंडर एसेंशियल कमोडिटी। तो देखिए एसेंशियल कमोडिटी पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपन ये कर लेते हैं, है ना। चलिए एसेंशियल कमोडिटी पे पब्लिकेशन ऑफ नेम वाली बात मैं करूं, सेक्शन 10B टाइप का था। तो यहाँ पे बच्चों कोर्ट जो है
न्यूज़पेपर वगैरह में डाल देती है कि भाई इन न्यूज में डालती है एट द एक्सपेंसेस of the company name, place of business and other offices. Contravention का अगर कंपनी कमिट करे कन्विक्ट हो जाए, however जो पब्लिकेशन है वो until the period of preferring appeal against the कोर्ट का ऑर्डर तब तक रहेगा, without any appeal have been preferred or any appeal being disposed of, तब तक वो रहेगा। एक्सपेंसेस जो होगा वो कंपनी से रिकवर किया जाएगा, ठीक है, और कोर्ट इम्पोज करेगी। वो सिंपल है, यहाँ पे ये डायरेक्टली हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6B, डिस्कस द एम एंड एडवांटेज ऑफ रेरा। सीधा सीधा पूछ लिया है। रेरा का एम और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, जानते हैं। टेबल बोल के इंस्टीट्यूट ने बना के रखा हुआ, स्टार्टिंग पेज ऑफ रेरा के में आपको दिख जाएगा। इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द बच्चों, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, या आप बोल सकते हो अलॉटीज, या बोलते हैं हम लोग, एंड देन पब्लिक इंटरेस्ट को। फिर उसके बाद इन्फ्यूज करता है ट्रांसपेरेंसी, फेयर प्ले, क्योंकि बिल्डर वाले केस में तो मुश्किल होता है। इंट्रोड्यूस करता है प्रोफेशनलिज्म एंड एस्टैब्लिश करता है symmetry of information between the promoters and the lottees, impose करता है responsibility on both promoter and the lottees, establish कर देता है regulatory oversight and fast track dispute resolution and promote करता है good governance। सीधा सीधा स्टार्टिंग पेज जहाँ रेरा स्टार्ट हो रहा है उसी में आपको नेक्स्ट पेज में दिख जाए। नेक्स्ट कम एसेंशियल कमोडिटी के तहत फूड स्टफ का डेफिनेशन आपको बताना है। बहुत सिंपल है यार, फूड स्टफ का डेफिनेशन आपसे पूछ लिया है, और इसमें ये भी पूछा है कि क्या ये फूड स्टफ होते हैं। चाय तो आपको याद है एस सैम्यूल वाला केस में हमने डिस्कस भी किया था कि क्या ये फूड स्टफ होता, चाय फूड स्टफ होती है कि नहीं। तो ऑब्वियसली चाय इज नॉट अ फूड स्टफ। वो बहुत सारे रीजन हमने दिए थे, क्योंकि ना इसमें कोई एंजाइम होता है इस तरीके का, तो चाय इज नॉट द फूड स्टफ। ओके, और फूड स्टफ का डेफिनेशन भी आप देख लो, वहां पे एसेंशियल कमोडिटी जो है उसमें कवर होता है, राइट। यहाँ भी आपको 2A स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है आपके लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। और चाय गुड्स होता है क्या, चाय एसेंशियल गुड्स होता है? तो आंसर इज नो, चाय एसेंशियल गुड्स नहीं होता है। ध्यान रखेंगे हम लोग, चाय इज नॉट अ एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है। चलो, तो सीधा सीधा है, चाय इज नॉट एसेंशियल कमोडिटी। एस सैमुअल का केस 2A सेक्शन में साफ साफ टेबल बना हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द पेनल्टी प्रोविजन फॉर द वैक्सियस सर्च अंडर लीगल मेट्रोलॉजी? साफ साफ बच्चों पेनल्टी पूछ लिया है, ठीक है। लीगल मेट्रोलॉजी ने एक चैप्टर पूछा और पेनल्टी पूछ लिया है, तो पेनल्टी वाला पोर्शन आपको लिख देना है यहाँ पे। यहाँ 42 बोल के सेक्शन है, यहाँ पे बच्चों पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड फाइन, जो कि 10,000 रुपीज तक लग सकता है, 1 साल अप टू, और 10,000 तक की पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। व्हाट आर द पेनल्टी प्रोविजन फॉर ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज enumerate the 4 kinds of property which cannot be transferred। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है जी, कौन कौन से प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरेबल नहीं होती। चांस ऑफ अ हेयर कह लो, ईसमेंट कह लो, कोई इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि restricted है for the enjoyment of the owner है, mere right to sue cannot be transferred, public office, स्टाइफन जो दिया जाता है मिलिट्री और नोबल फोर्सेस के लोगों को, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। 399 पेज में पूरा लिस्ट दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज, वे सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपके जगह होता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करता। सीधा सीधा डिफरेंस पूछा है जी बच्चों, पहला पूछा है, देखो क्या
चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस पूछा है, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस पूछा हुआ है जी। पेज नंबर आपका 614 में पूरा अलग से टेबल बना के दिया हुआ है। इसके बाद पूछा आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कंपटीशन, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। 331 में जाइए, पूरा पैराग्राफ के थ्रू केस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। एक जॉब वाली बात है, एक बिजनेस वाली बात है। सेल अग्रीमेंट टू सेल का क्वेश्चन आंसर देख लो, सेल और अग्रीमेंट टू सेल जाके देख लो। ओके, यहाँ पे ये आप साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको मिल जाएगा, ये एकदम फेस ऑफ इट में दिया हुआ है। एक फोर्सेबल एक नॉन फोर्सेबल है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा में एक्टिव ऑस्टेंसिबल और डोरमेंट, इसमें आप देख लो 593 पेज में जाके देख लीजिए। एंड नेक्स्ट इज सिंपल मॉर्गेज और आपका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ये भी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज टोपा में लास्ट की तरफ दिया हुआ है क्लियरली। सिंपल मॉर्गेज सबसे कॉमन मॉर्गेज है, यहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी भी आ सकती है, कोर्ट से डिक्री लेके आ सकते हो। एंड कंडीशनल सेल में कंडीशन होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट से सेल मान लिया जाएगा। आई होप गाइस आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो बी इन टच विद अस। एंड गाइस इसके रिलेटेड आप अच्छे से पढ़ाई करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू, टेक केयर।